So hello everyone, welcome to Psychophilic classes. Myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to start the part 3 of self and personality. So आज से हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे कि पर्सनालिटी थ्योरीज में क्या क्या है. ओके, पर्सनालिटी और डेप्थ से जानेंगे कि वो क्या है, क्या चीज़ है, वो कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और कैसे डिफरेंट थ्योरिस्ट्स ने डिफ़ाइन किया है पर्सनालिटी को. ठीक है. सो आज mainly we will focus on psychodynamic theories. Okay, psychodynamic theories again it's an umbrella term. ठीक है. आज हम साइकोडायनामिक थ्योरी के अंदर सिर्फ एक थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज़ द साइको एनालिटिक थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड. ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ. ठीक है. आज फ्रॉइड का थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यूंग का थ्योरी पढ़ेंगे एंड हॉर्नाई का थ्योरी पढ़ेंगे जो बाकी लोग हैं. लेकिन फ्रॉइड के लिए हम सिंपल एक लेक्चर डेडिकेट करेंगे. ठीक है. थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. ठीक है. सो बुक ले लीजिए. थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा आज क्योंकि माइक मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कॉलर में इसको टक कर दूँ तो आवाज़ थोड़ा कम आता है. ठीक है. दैट इज़ द रीज़न वाई. सो आज हम लोग साइकोडायनामिक थ्योरी, साइकोडायनामिक अप्रोच शुरू कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डील विथ साइको एनालिटिकल थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. ठीक है. सो हु वाज सिगमंड फ्रॉइड? लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बायोग्राफी. ओके. और एक एडिशनल चीज़ बोल देता हूँ. फ्रॉइड के ऊपर मैंने शायद 2 से 3 डेडिकेटेड लेक्चर्स बना के रखा है. फ्रॉइड का बायोग्राफी क्या है, ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, आइसबर्ग थ्योरी एंड द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. ओके. तो यही तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, बायोग्राफी, आइसबर्ग थ्योरी एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. तो और थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन और अगर डिटेल में आप लोगों को जानना है तो आप लोग मेरा जो वीडियो है वो देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से उस वीडियोस का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा. ठीक है. एंड अगेन यू विल गेट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CUET फ्रॉम द थिंग दैट टुडे वी विल स्टडी. So who was Sigmund Freud? Sigmund Freud was the father of psychoanalysis. What is psychoanalysis? Psychoanalysis is a branch of psychology. ठीक है. Where we mainly focus on the childhood, okay, phase of an individual, okay, to treat them. अगर कोई इंडिविजुअल है जो एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, ठीक है, तो साइको एनालिस्ट जो है वो कैसे ट्रीट करते हैं उस पेशेंट्स को, उनका पास्ट को जान के. ठीक है. पास्ट मेनली द चाइल्डहुड फेज. ठीक है. तो इस चीज़ ये मैंने बहुत ब्रीफली बोला है. ठीक है. कि साइको एनालिसिस क्या है. फ्रॉइड फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे. साइको एनालिसिस ऑब्वियसली है सिगमंड फ्रॉइड. और फ्रॉइड का और भी डिटेल में बायोग्राफी आपको जानना है तो आप देख सकते हैं. तो फ्रॉइड वाज बोर्न इन द ईयर 1856. ओके, आई गेस 6 मई 1856. ठीक है. टाइमिंग इट्स हाफ past 6, that is 6:30. It's AM or PM, that is not mentioned in his biography, but I am just saying. तो 1856 में उनका जन्म हुआ. His mother was the third or the second, there is again a confusion, second or third wife of his father Jacob. His father was a wool merchant. Okay. So यू कैन अंडरस्टैंड कि उतना अच्छा फैमिली नहीं था. और ये भी अगर तुम इन डिटेल बायोग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, मेरे से नहीं, अगर एक बुक से पढ़ोगे तो उधर तुम लोग देखोगे कि फ्रॉइड का जो घर था, ओके, इन बोल देता हूँ कहाँ था. तो फ्रॉइड वाज बोर्न इन फ्रीबर्ग. ओके, दैट इज़ इन चेक रिपब्लिक. ओके. Up to 3 years old he was there in Freiburg. Then he moved to Vienna, Austria. Okay, where he spent more than half of his life. So फ्रीबर्ग में उनका जो घर था वो सिर्फ एक रूम का था. ओके, बायोग्राफी में लिखा है कि एक रूम का था. और उनके पापा के 2 बीवियाँ थे या 3 बीवियाँ थे. तो तुम समझ सकते हो कि जो फर्स्ट वाइफ थी
उनका भी 2 to 3 सन्स थे. जो सेकंड वाइफ थी, दैट इज़ द फ्रॉइड्स मदर. ओके, there were 6 to 7 children, okay, from Freud's mother. That is, Freud had many sisters. Okay, majority of them were girls, so many sisters. Okay, तो हम क्या बोलना चाहते हैं, यही हम वो मतलब प्रूव करना चाह रहे हैं कि फ्रॉइड वाज नॉट, ओके, फ्रॉइड्स फादर वाज नॉट अ रिच पर्सन. ओके, तो धीरे धीरे फ्रॉइड का इंटरेस्ट जो है वो पहले तो नेचुरल साइंस में आया. ही वांटेड टू बी अ नेचुरल साइंटिस्ट. Then when he went to University of Vienna, okay, he did his research on eels. Okay, physical sciences. He took physical sciences. He did his research on eels. Then when he completed the research on eels, then he did his research on crayfish. Okay, which was a great one. Okay, he published that paper. Then he moved on slowly and slowly to neurology. Okay, his mentor of neurology was I guess Charcot. Okay, I don't know the full name, but I know the surname, that is Charcot. Okay, he was very his close colleague or his close friend was Joseph Breuer, another neurologist, you can say. Okay, both of them did various works on neurology and psychology, and one of the most important, most famous, okay, work of them is the work on hysteria. Okay, and the patient's name was Anna O. Okay, तो ऐसा देखा गया था कि एना ओ जो एक पेशेंट था, उनको एक फॉल्स प्रेगनेंसी का वो टेंडेंसी आ रहा था. ठीक है, दैट इज़ नोन एज हिस्टेरिक प्रेगनेंसी, दैट इज़ स्यूडो प्रेगनेंसी. ओके, एक अलग सा नाम है उस डिसऑर्डर का. ठीक है, तो इस चीज़ को लेके वो लोग रिसर्च कर रहे थे, वो लोग ट्रीट कर रहे थे. तो दैट वाज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ सिगमंड फ्रॉइड विथ एसोसिएशन विथ जोसेफ ब्रूअर. ओके, तो ये था वेरी 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 ब्रीफ बायोग्राफी. एंड देन ही मूव टू लंडन. ओके, वेयर ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ओके, ही डाइड इन लंडन एज वी ऑल नो. तो और भी डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरा जो वीडियो है वो देख सकते हैं, या कोई बुक रेकमेंड पढ़ सकते हैं. लास्ट में मैं एक बुक आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, फॉर द बायोग्राफी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. राइट, सो 7 मिनट बायोग्राफी में निकल गया. ठीक है, तो मेन चीज़ में जाते हैं, दैट इज़ द थ्योरी. सो फर्स्ट थ्योरी, ओके, और भी बोल देता हूँ थोड़ा सा और एक चीज़ कि हाउ डिड सिगमंड फ्रॉइड ट्रीटेड हिज पेशेंट्स. There were 3 methods used by Sigmund Freud, that is free association, dream analysis, and the error analysis. Okay, so free association means he used to tell his patients to tell him anything what is coming in the patient's mind. Okay, that is known as free association. Next we have dream analysis, to analyze the dreams of the patients and cure them. Okay, this was the most famous technique, okay, used by Sigmund Freud to treat patients, and this is the reason why he gained fame. ओके, तो इस चीज़ जो ड्रीम एनालिसिस जो चीज़ है कि कैसे सपनों को हम एनालाइज करते हैं और पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये जो टेक्निक फ्रॉइड यूज़ करता था, इस टेक्निक के लिए ही सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत सारा फेम कमाया. ठीक है, एंड लास्ट इज़ एरर्स एनालिसिस. जब तुम कुछ बोल रहे हो तब एक कभी कभी जो एरर हो जाता है इन स्पीच, ओके, उसको एनालाइज करके ट्रीट करना पेशेंट्स को. ठीक है, दीज आर द 3 मेथड्स यूज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड टू क्योर हिज पेशेंट्स. अभी हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट थ्योरी दैट इज़ गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, आइसबर्ग थ्योरी. मैं ब्रेक करके नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये आइसबर्ग थ्योरी है, ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है. ओके, आई विल टीच यू, ओके, इन अ कंबाइंड मैनर. ओके, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं क्योंकि बुक में नहीं है. ठीक है, बुक में डिफरेंट डिवाइड करके नहीं दिया गया. सो अगर मैं पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ अगर बहुत डेप्थ में अगर पढ़ोगे तब तुमको डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा इन योर कॉलेज लाइफ. ओके, सो पहले आइसबर्ग थ्योरी. ओके, मैं से बोल रहा हूँ, ऐसे करके पढ़ना मत. ठीक है, ऐसे करके पढ़ना मत, थोड़ा प्रॉब्लम कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी.
तो आइसबर्ग थ्योरी या फर्स्ट थ्योरी गिवन बाय फ्रॉइड क्या बोलता है कि आवर माइंड हैज़ थ्री स्ट्रक्चर्स। आवर माइंड हैज़ थ्री स्ट्रक्चर्स। मैं लिख देता हूँ नाम, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है वो देख लेना। सो आवर माइंड हैज़ थ्री स्ट्रक्चर्स, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो क्या है ये तीनों चीज़ें है क्या? ठीक है, तो conscious mind means the things that we are experiencing, the thoughts, okay, that those are coming in our mind, ठीक है, our awareness, okay, our surroundings, everything, okay, it comprises of कॉन्शियसनेस। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम हैं, किस एनवायरनमेंट में हम हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है और हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब प्री कॉन्शियसनेस का मतलब ऐसे कुछ थॉट्स जो अभी दिमाग में नहीं है लेकिन कुछ इंसिडेंट्स के वजह से वो दिमाग में लाया जा सकता है। ठीक है, सपोज़ ऐसा है कि दिमाग में एक थॉट नहीं है, ओके, थॉट मैं बोल दे रहा हूँ कि एक दोस्त ने मेरे से उधार लिया था। ठीक है, ये सपोज़ मैं भूल गया हूँ, अभी मेरे दिमाग में है नहीं, लेकिन उस दोस्त को मैंने देखने से ही याद आ गया मुझे कि उस दोस्त ने मेरे से उधार लिया था। तो दिस थॉट इज़ नोन एज दिस। ऐसे कुछ थॉट्स कंप्राइज क्या करता है, क्या बनाता है, प्री कॉन्शियस को बनाता है। ठीक है, तो प्री कॉन्शियसनेस के अंदर ये सब थॉट्स रहते हैं हमारे दिमाग में जो अभी नहीं हैं दिमाग में, लेकिन कुछ ट्रिगरिंग इवेंट्स के वजह से वो दिमाग में लाया जा सकता है। ठीक है, डन। अनकॉन्शियस का मतलब ऐसे कुछ थॉट्स जो हम परमानेंटली भूल चुके हैं, अवेयरनेस के अंदर है ही नहीं, दिमाग में नहीं है ऐसे थॉट्स। ठीक है, समझ गए आप लोग? वेरी इजी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्शियस का मतलब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है। प्री कॉन्शियस का मतलब ऐसे कुछ थॉट्स जो अभी दिमाग में है नहीं लेकिन कुछ इवेंट्स की वजह से वो दिमाग में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अनकॉन्शियस का मतलब अनकॉन्शियसनेस के अंदर ऐसे कुछ थॉट्स होते हैं जो अभी कभी भी दिमाग में नहीं आएगा और वो परमानेंटली हम भूल चुके हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉइड ने क्या बोला था कि देयर आर टाइप्स और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है फेमस एक चीज़ जो आप लोगों ने इधर उधर सुना ही होगा कि ईड ईगो सुपर ईगो। ओके, इस चीज़ से आप लोग फ्रॉइड को पहचानते होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप लोग जैसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, यू विल बी गेटिंग फ्रेंड्स, ओके, यू विल बी गेटिंग फ्रेंड्स हु विल डिस्कस अबाउट फ्रॉइड समटाइम्स। ओके, एंड ऑब्वियसली इन दिस स्टेज इन क्लास 11 12 या इन द स्कूल लाइफ, ऑब्वियसली वी विल नो समवन बाय देयर फेमस वर्क्स। ओके, उससे बाहर हम लोग कुछ नहीं जानते होंगे उतना। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ द फेमस थिंग ऑफ फ्रॉइड। इसीलिए हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फ्रॉइड को सिर्फ इसी चीज़ के लिए पहचानते हैं, दैट इज़ द ईड ईगो एंड सुपर ईगो मॉडल। अब मैंने जो बोला था ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, इन तीनों चीज़ों से पर्सनैलिटी बिल्ड होता है। अब कैसे? तो इड जो है, ID, इड मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या हमारे अभी के इंस्टेंट प्लेजर्स, जो हम इंस्टेंट डिज़ायर्स जो हम
मुझे अभी चाहिए, सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल। अब मैं पूरा जो ये मॉडल है मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है, और वो इजी हो जाएगा। मैंने सेम एग्ज़ाम्पल मेरे वो वीडियो में भी यूज़ किया था, जो मैंने पिछला वीडियो में मतलब जो मैंने फ्रॉइड का जो 3 वीडियो डाला था उधर में मैंने सेम एग्ज़ाम्पल यूज़ किया था। अभी भी वही एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उससे समझने में आसानी हो जाती है। वो शायद तुम्हारे बुक में भी है, एनसीईआरटी, ठीक है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा एक पेरेंट के साथ जा रहा है और सामने देख रहा है एक आइसक्रीम स्टॉल है, ठीक है, आइसक्रीम स्टॉल है, उधर उसका एक फ्रेंड आइसक्रीम खा रहा है। इड क्या है? इड क्या है? बच्चे के दिमाग में तब आएगा कि मैं अभी जाऊं और उससे छीन के वो आइसक्रीम खाऊं, ठीक है। ये बच्चे के दिमाग में आएगा कि मैं अभी जाऊं आइसक्रीम पार्लर के सामने, वो जो बच्चा है, वो जो मेरा दोस्त है, उससे मैं आइसक्रीम छीन के खाऊं। अब हम लोगों को लग रहा है कि वो तो हमारे दिमाग में आता नहीं है, ठीक है, ये बच्चे के साथ ही नहीं, ये हमारे साथ भी होता है। लेकिन लग रहा होगा अभी कि हम तो ऐसे सोचते ही नहीं है कि मैं छीन के खाऊंगा। मैं कभी ऐसे दिमाग में आता ही नहीं है। अगर मैं किसी को देखता हूँ, मेरे दिमाग में आता ही नहीं है कि मैं उसे छीन के खा लूँ, या मुझे अभी चाहिए वो, ओके, जैसे तैसे मुझे अभी ही चाहिए, ऐसे दिमाग में नहीं आता है। हम सोच रहे होंगे, यस, ये दिमाग में नहीं आता। आईडी, आईडी काम करता है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है। आईडी और इड काम कर रहा है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ये दिमाग में नहीं आ रहा है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो वाले थॉट्स ही हैं जो हमारे दिमाग में अभी है नहीं, परमानेंटली चले गए हैं। तो आईडी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही काम कर रहा है और काम करता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में, हमारे अवेयरनेस में वो नहीं आता। तो इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है कि आईडी क्या कर रहा है, कुछ कंसिक्वेंसेस को डील नहीं कर रहा है, कंसिक्वेंसेस को दिमाग में नहीं ला रहा है, ठीक है। कि हम लोग अगर छीन के वो आइसक्रीम खा ले, वो बच्चा अगर उससे छीन के आइसक्रीम खा ले, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, वो आईडी नहीं बोल रहा है, ठीक है। आईडी सिर्फ क्या बोल रहा है कि तुम जाओ, तुम छीन के वो आइसक्रीम खाओ, ठीक है। ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर काम कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर काम कर रहा है, इसलिए हमारे दिमाग में नहीं आता, ठीक है, ये थॉट, छीन के खाने का थॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ईगो। ईगो से ईगो से पहले मैं सुपर ईगो को बोल देता हूँ कि सुपर ईगो क्या है, फिर मैं ईगो में आ रहा हूँ, ठीक है। तो सुपर ईगो, अब सेम एग्जांपल, वो जो बच्चा है, ठीक है, इड तो काम करना चालू कर दिया अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब इसका जो ये जो थॉट्स हैं, इड का जो थॉट्स है, सपोज मैं इड, ईगो, सुपर ईगो को इंसान मान रहा हूँ, ठीक है। दिमाग के अंदर तीनों इंसान है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, तीनों इंसान है। अब इड ने क्या बोला? इड ने बोला कि तुम जाओ, तुम उसको छीन के खाओ। एक वो बच्चे को बोला कि तुम जाओ दोस्त से आइसक्रीम छीन के खाओ। अब ये जो थॉट्स हैं उस आईडी वाले नाम का इंसान, वो जो आईडी नामक इंसान का जो थॉट्स हैं कि तुम जाओ, तुम छीन के खाओ, कुछ मत सोचो, सिर्फ जाओ छीन के खाओ, उसको दबाने के लिए सुपर ईगो आता है, हीरो एंट्री लेता है, ठीक है। हीरो एंट्री ले रहा है कि अब नहीं छोड़ूंगा तुझे इड, तूने बहुत सता लिया, ठीक है, तूने बहुत सता लिया, कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में नहीं ला रहा है, तू क्या कर रहा है ज़िंदगी में। अब हीरो आ गया, सुपर ईगो आ गया। अब सुपर ईगो क्या बोला है? नहीं, तुम मत जाओ छीन के, ऐसे खाना नहीं चाहिए, ये मोरली इनवैलिड है, मोरली वैलिड नहीं है, मोरली वेरीफाइड नहीं है। सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स है, ऐसे तुम नहीं कर सकते। एथिक्स नाम का कुछ चीज़ होता है, डिसिप्लिन नाम का कुछ चीज़ होता है, ऐसे मत करो, मत जाओ। अगर तुम जा रहे हो तो जाते हो ऐसे छीन के खाते हो, तुमको मार पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि सुपर ईगो जो है ये किस प्रिंसिपल के अंडर काम कर रही है, मोरल प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है, ठीक है। और आईडी जो है ये किस प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है? ये प्लेजर प्रिंसिपल के अंदर काम कर रहा है। ये आईडी प्लेजर प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है, जो मैंने बोला था कि अभी चाहिए मुझे वो आइसक्रीम, ठीक है। तो आईडी नामक इंसान प्लेजर प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है, इसका मतलब अभी उसको प्लेजर चाहिए, अभी चाहिए वो,
जैसे भी हो अभी चाहिए, पता नहीं मुझे क्या करना है लेकिन अभी चाहिए मुझे। हमारा हीरो जो है सुपर ईगो, वो मोरल प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है। उसको भाई मोरल वैल्यूज़ का बहुत ज्ञान है। उसको सब पता है कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे सोशल नॉर्म्स मेंटेन करना है, कैसे मोरल वैल्यूज़ को एकदम करेक्ट तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अब सुपर ईगो कौन से स्टेज में काम करता है? जैसे इड अनकॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है, सुपर ईगो प्री कॉन्शियस में काम करेगा, ठीक है। सुपर ईगो प्री कॉन्शियस में काम करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट अनकॉन्शियस में काम करेगा। थोड़ा सा पार्ट कॉन्शियसनेस में काम करेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 80-20 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सुपर ईगो का मेजर पार्ट है, मेजर काम क्या है? सुपर ईगो का मेजर काम है इड से लड़ना। अब इड तो अनकॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है, अब उससे लड़ने के लिए सुपर ईगो को अनकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा कि तुम रुको ज़रा, ठीक है। तुम्हारा जो ग्रेटिफिकेशन है, तुम्हारा जो प्लेजर है अभी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, वो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो ये अनकॉन्शियस माइंड में जाके इड से लड़ रहा है, तो 80% काम उसका अनकॉन्शियस माइंड में ही हो रहा है, और 20% काम जो वो मोरल वैल्यूज़ को वैलिडेशन, ओके, मोरल वैल्यूज़ को दिमाग में रख के काम करने के लिए बच्चे को बोल रहा है, वो वाला चीज़ कॉन्शियस माइंड में हो रहा है। इसलिए मैंने बोला प्री कॉन्शियस में वो काम कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड। अब लास्ट में आता है हमारा ईगो। ईगो है मीडिएटर, ठीक है। ईगो हर एक फिल्म में, हर एक चीज़ में एक मीडिएटर रहेगा कि दोनों, अगर दोनों लड़के लड़ रहे हैं, दोनों लड़कियां लड़ रही है, एक आदमी ऐसा होगा ही कि आके बीच में बोले कि नहीं तुम दोनों शांत हो जाओ। वो कोई भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, और एक दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही ईगो है। ईगो एक मीडिएटर है, अच्छा इंसान है, भला मानुस है ये, ओके। ये भला मानुस है, ये बोल रहा है कि भाई मत लड़ो, ऐसे मत लड़ो, मैं काम कर रहा हूँ। ये बहुत वाइज है, ये ईगो नामक बंदा बहुत वाइज है, बहुत चालाक है, ठीक है। एकदम स्ट्रीट स्मार्ट है, सिचुएशन वाइज एकदम अच्छा एक सजेशन निकाल के देता है। तो ईगो ने बोला एड भाई, तुम बोल रहे हो कि अभी जाके आइसक्रीम मुझे स्नैच करके खाना है, छीन के मुझे खाना है, नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। अब सुपर ईगो, भाई तुम बोल रहे हो कि मोरल वैल्यूज़ को दिमाग में रख के तुम जाओ और फिर खाओ, ठीक है। तो ठीक है सुपर ईगो भाई, तुम ठीक बोल रहे हो, एकदम सटीक बोल रहे हो, लेकिन एक काम करते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं तुम जाओ खुद खरीद के खुद खाओ। इससे तुम्हारा प्लेजर जो है ये भी फुलफ़िल हो रहा है, मोरल वैल्यूज़ भी तुम लोग एकदम करेक्ट, एकदम तुम दिमाग में रख के चल रहे हो, मोरल वैल्यूज़ इधर से उधर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही साइड मेंटेन हो रहा है, तुम्हारा प्लेजर भी ठीक हो रहा है, प्लेजर एकदम प्लेजर मस्त वाला फुलफ़िल हो रहा है, और मोरल वैल्यूज़ भी तुम्हारा एकदम ठीक हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मोरली, तुमको कोई मारेगा नहीं तुम अगर ख़रीद के खुद खाओगे तो ऐसे करो तुम। तो ईगो बहुत वाइज है, बहुत अच्छा वाला सजेशन दिया है उसने। और ये ईगो जो है, ये मैं कॉन्शियसनेस ही बोलूँगा, कॉन्शियस में ही काम कर रहा है ये, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस माइंड में काम करता है, क्योंकि उसको बताना भी तो है, क्योंकि ईगो का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इड को दबा के रखने का, ठीक है। इड बहुत पावरफुल है, ठीक है। इड बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं कि हमारा जो विलन है बहुत वीक है, हमारा जो विलन है बहुत पावरफुल है, ठीक है। उसके सामने सुपर ईगो जो हमारा हीरो है वो भी नहीं टिक पा रहा है, इसीलिए तो ईगो को बुलाना पड़ रहा है, इसीलिए तो हमारे सेकंड हीरो को बुलाना पड़ रहा है, ठीक है। पठान में अगर देखे होंगे तो सलमान खान शाहरुख खान है, तो सपोज़ दोनों, एक शाहरुख खान है, सुपर ईगो शाहरुख खान है, उसको नहीं हो पा रहा है, सलमान खान को बुलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ईगो का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इड का जो प्लेजर है, इड का जो डिज़ायर है वो दबा के रखने का, ठीक है। तो इसीलिए उसको फिर से अनकॉन्शियस में जाके दोनों को बताना पड़ रहा है कि मत लड़ो, ठीक है, मत लड़ो, ऐसा करो, ठीक है। फिर वो कॉन्शियस माइंड में आके बच्चे को बता रहा है कि भाई तुम जाओ खुद खरीद के खुद खाओ, ठीक है। ये दिमाग में तो आता ही है कि अगर मैंने सामने से आइसक्रीम पार्लर देखा, ठीक है, मेरे पास पैसा है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ठीक है मैं खरीद के ही खाऊंगा, ठीक है। ये वाला तो दिमाग में आता है। तो 80% काम हमारा ईगो जो है वो
कॉन्शियसनेस में काम कर रहा है, ठीक है, और 20% वो अनकॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है। ओके, टू रेगुलेट द प्लेजर्स ऑफ इड। ओके, तो ये था पूरा मॉडल, दैट इज़ द आइसबर्ग मॉडल और द ईगो सुपर ईगो मॉडल। और थोड़ा अच्छे डायग्राम से समझने के लिए तुम आप लोग मेरे जो पिछले वीडियोस है वो देख सकते हो। उधर मैंने एकदम आइसबर्ग ड्रॉ करके समझाया था। अभी मैं आइसबर्ग नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये आइसबर्ग, प्रॉपर आइसबर्ग थ्योरी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसका ये सब आइसबर्ग थ्योरी में सभी चीज़ें हैं, लेकिन आइसबर्ग थ्योरी में सिर्फ आइसबर्ग ड्रॉ करके समझाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं फिर से और एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ईजी होगा। तो हमारे दिमाग में, हमारे पर्सनैलिटी ग्रो करने में, डेवलप करने में तीनों आदमी का हाथ है। इड नामक आदमी, सुपर ईगो नामक आदमी और ईगो नामक आदमी का। तो इड हमारे फिल्म में विलन है, ठीक है। तो इड बोलता है कि एक बच्चा अगर जा रहा है, तो एक बच्चा अगर जा रहा है और देख रहा है कि उसका जो दोस्त है वो आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रहा है, तो इड बोल रहा है कि जाओ भाई तुम उससे छीन के खाओ, ठीक है। तो इड प्लेजर प्रिंसिपल में काम कर रहा है। इड नामक आदमी प्लेजर प्रिंसिपल में काम कर रहा है क्योंकि उसको अभी प्लेजर चाहिए, अभी अच्छा लगना चाहिए उसे, ठीक है। वो कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में नहीं रख रहा है कि अगर वो छीन के खाएगा तो उसके बाद उसको क्या होगा, ठीक है। ये वो नहीं सोच रहा है। ये क्या सोच रहा है, सिर्फ नहीं, उसको मुझे खाना है, मैं जैसे भी खाऊं, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है ये अवेयरनेस में नहीं कर रहा है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं काम कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है। ईगो, फिर आएगा सुपर ईगो, हमारा हीरो, फर्स्ट हीरो आ रहा है और ये इड को बोल रहा है भाई तुम जो सोच रहे हो, तुम जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने की सोच रहे हो, अभी तुमको प्लेजर चाहिए, अभी तुमको अच्छा लगना चाहिए, ये तो नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि ये अगर होगा तो बच्चे को बहुत मार पड़ेगा। अगर बच्चा जाके छीन के खाएगा तो बच्चे को बहुत मार पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मोरली वेरीफाइड नहीं है, ये चीज़ सोशली वेरीफाइड नहीं है। ओके, सोशल नॉर्म्स बोल के भी कुछ चीज़ होती है जो हमारे दिमाग में रखना चाहिए। तो सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल में काम कर रहा है क्योंकि मोरल वैल्यूज़ को दिमाग में रख रहा है, और सुपर ईगो प्री कॉन्शियस में काम कर रहा है क्योंकि 80% ऑफ द काम उसको इट का जो डिज़ायर है वो दबाने के लिए लग रहा है, ठीक है। और 20% वो फिर कॉन्शियसनेस में आके वो बच्चे को बोल रहा है कि भाई तुम मत करो ऐसा, तुमको मार पड़ेगी क्योंकि ये मॉडली वेरीफाइड नहीं है। तो दोनों लड़ रहे हैं, इड नामक आदमी, सुपर ईगो नामक आदमी, दोनों लड़ रहे हैं। हमारा हीरो विलन से लड़ रहा है अब, लेकिन हीरो का पावर ख़त्म हो रहा है, ये नहीं लड़ पा रहा है। और अभी पिक्चर में आता है ईगो और एक हीरो है हमारा जो लास्ट मोमेंट में आएगा। तो लास्ट मोमेंट में आ रहा है, ये अब मीडिएटर है, अब मीडिएट कर रहा है कि ये अनकॉन्शियस में जाके बोल रहा है कि भाई लोग मत लड़ो ऐसे, ठीक है, मत लड़ो। मैं ईड का भी समझ सकता हूँ कि उसको अभी खुशी चाहिए, अभी सब कुछ चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। सो ईगो का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ईड का जो है डिज़ायर है वो दबा के रखने का, क्योंकि सुपर ईगो नहीं कर पा रहा है ये चीज़, ठीक है। सुपर ईगो कर ही नहीं पा रहा है, उसका पावर जो है वो ख़त्म हो रहा है इट के सामने। अब ईगो फिर से इट को बोल रहा है कि मत, ऐसा नहीं होगा, मत करो, ठीक है, ऐसा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अभी नहीं हो पाएगा। तो ईगो क्या बोलता है, ईगो बोलता है कि ठीक है, सुपर ईगो जो बोल रहा है वो भी ठीक है, ओके, वेरी करेक्ट, कि मोरली वेरीफाइड नहीं है, तो ऐसा कुछ करो जो अपने इंस्टेंट प्लेजर को भी एकदम फुलफ़िल करे और मोरली वेरीफाइड भी हो। तो क्या किया जा सकता है, बच्चे को मैं बोलता हूँ कि वो जाए खुद खरीद के खुद खाए। तो 80% ऑफ द काम ईगो कॉन्शियसनेस में करता है बच्चे को समझाने में कि तुम जाओ खुद खरीद के खुद खाओ, और 20% ऑफ द काम या 30% ऑफ द काम ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो 30 और 20% ऑफ द काम ये दोनों को मीडिएट करने में निकाल देता है कि भाई लोग मत लड़ो, ऐसा कुछ हम टेक्निक निकालते हैं जिससे दोनों का ही जो मोटिव है वो फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ से हमारा जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करता है। कैसे, अगर एक सिचुएशन में इड भारी पड़ जाता है, ठीक है, इड भारी पड़ जाता है तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एक सोचो ना, वो बच्चा अगर जाता है तो अगर वो छीन के खाता है तो उसको बहुत मार पड़ेगी,
अब सुपर ईगो अगर बहुत भारी बढ़ जाता है, एकदम बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एवरीथिंग वो सोचेगा कि ये मॉडल शायद वेरीफाइड नहीं है, शायद नहीं है, ये सोशल नॉर्म्स के अंदर शायद नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और अगर ईगो बहुत वो हो जाता है, बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, तो इस हिसाब से क्या हो सकता है, इस हिसाब से क्या हो सकता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो जाएगा, उस बहुत अपने बारे में सोचेगा कि ठीक है, बहुत वाइज हो जाएगा। मैंने जो बोला ईगो हमारा जो सेकंड हीरो है, जो लास्ट मोमेंट में आ रहा है, वो बहुत वाइज है, बहुत चालाक है। तो वो अगर डोमिनेट कर लेता है हमारे पर्सनैलिटी को, तो हम बहुत चालाक हो जाएंगे, हम बहुत, मतलब चालाक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर डोमिनेट हो जाता है ईगो, तो हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, हम किसी और के बारे में सोचेंगे ही नहीं। मोरल वैल्यूज़ में ये भी आता है कि तुम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचो। ओके, ये हम दिमाग में नहीं रखेंगे, हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, हम खुद के बारे में सोचेंगे, खुद का भला करने की कोशिश करेंगे, दूसरों की नहीं सोचेंगे। ठीक है, सो कुछ भी डोमिनेट अगर हो जाए, कुछ भी अगर हाई लेवल में आ जाए, पर्सनालिटी को ड्रास्टिकली इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो ये था ईगो सुपर ईगो मॉडल। आई होप सो अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं रब कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो ये लेक्चर है, ये अभी पॉज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं टाइम लूँगा। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। मैंने सोचा था फ्रॉइड का थ्योरी मैं आज ही कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा पार्ट करके समझाएंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैंने सिर्फ ब्रीफ बायोग्राफी बोला, और मैंने आइसबर्ग थ्योरी जो है और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी वो मैंने समझाया। ठीक है, कल या नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा आप लोगों को डिफेंस मैकेनिज्म एंड द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, वो और एक लेक्चर में जाएगा। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव इनटू यूंग्स थ्योरी, कार्ल यूंग्स थ्योरी, हॉर्नाइज थ्योरी, देन अदर थ्योरीज, रेस्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ सीयूईटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड्स के लिए जो जो बुक में लिखा है अच्छे से पढ़िए, मेरा जो वीडियो है अच्छे से समझिए। बुक में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद बना के भी लिख सकते हैं, अगर मेरा जो वीडियो है ये अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्व्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।